दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। शुरुआत में कैथरीन को लगा कि ब्रैंडन भी ऑड्री की तरह बहुत खराब कुक होगा। आखिर डंकन परिवार की शान शौकत देखते हुए शायद ब्रैंडन ने बचपन से ही डंकन्स के किचन का दरवाज़ा तक न देखा हो। लेकिन कैथरीन की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब थोड़ी ही देर में किचन से स्वादिष्ट खुशबू आने लगी। उस सुगंध ने तुरंत ही उसकी भूख जगा दी। पहले उसे जरा भी भूख नहीं थी, लेकिन अब वह खुशबू पाते ही खुद को रोक पाना उसके लिए मुश्किल हो गया। कैथरीन के हल्के से कदमों की आहट भी ब्रैंडन ने महसूस कर ली। उसने सहजता से पीछे मुड़कर देखा और पाया कि कैथरीन उसके पीछे खड़ी है। ब्रैंडन के खूबसूरत चेहरे की कठोरता अचानक नरम पड़ गई, उसकी गहरी आवाज़ और भी आकर्षक हो गई जब उसने पूछा, क्या हुआ? कैथरीन ने जरा भी झिझक नहीं की और सीधे कहा, मुझे भूख लगी है। ब्रैंडन हल्के से मुस्कुराया और गहरी निगाहों से कैथरीन को देखते हुए बोला, बस अभी तैयार हो जाएगा, तुम बाहर जाकर बैठो, यहाँ धुआं ज्यादा है। कैथरीन ने सोचा कि मदद की पेशकश करे, लेकिन यह जरूरी नहीं था। ब्रैंडन को जैसे किसी मदद की जरूरत ही नहीं थी। कैथरीन वापस अपनी सीट पर जाकर रोनन को मैसेज करने लगी और गेम खेलने की तैयारी की। जल्द ही ब्रैंडन खाने की प्लेट लेकर बाहर आया। आओ, खाना खा लो। कैथरीन उत्सुकता से टेबल के पास आई। वहाँ मांस, सब्जियां और साफ सूप रखा था। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट और आमंत्रित सा लग रहा था। ब्रैंडन ने उसे फोक थमाया और इशारे से खाने को कहा। कैथरीन ने बिना हिचकिचाए मांस का पहला निवाला लिया। स्वाद भले ही असाधारण न हो, लेकिन बेहद अच्छा था। ये एक साधारण सा घर का खाना था, मगर उसमें अपनापन था। सारे व्यंजन चखने के बाद कैथरीन ने तारीफ की। बुरा नहीं है, उसने उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने कुकिंग सीखी है? ब्रैंडन ने उसकी जिज्ञासा भांपते हुए सहज लहजे में कहा, बचपन में मुझे एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में भेजा गया था। वहाँ सब कुछ थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता था। उसकी आवाज़ भले ही सामान्य लगी, लेकिन कैथरीन जानती थी कि ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स कितने कठिन होते हैं। वो खुद भी 13 साल की उम्र में विसेंटे के जोर देने पर डिक्राइन के सबसे कठिन स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में फेंकी गई थी। वो जगह सचमुच एक नर्क थी। वहाँ दाखिला आसान नहीं था। पूरी दुनिया से चुनिंदा लोग ही चुने जाते थे और हर साल मुश्किल से 3 लोग ही ग्रेजुएट हो पाते थे। 5 साल में पास न होने पर बाहर निकाल दिया जाता था और ये किसी भी एलिट के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती होती थी। फिर भी कैथरीन अकेली महिला थी जिसने कैंप से ग्रेजुएशन किया, और वो भी सबसे कम उम्र में, सिर्फ 1 साल में। उस नरक जैसी जगह की याद आते ही कैथरीन आज भी कांप उठती थी। उसे हैरानी हुई कि ब्रैंडन भी ऐसे ट्रेनिंग कैंप में गया था। आमतौर पर डंकन जैसे बड़े घराने का कोई वारिस वहां नहीं भेजा जाता। वहां हाथ पैर टूटना, आंखों की रोशनी खोना जैसी घटनाएं आम थीं। लगता था डंकन परिवार का मुखिया बहुत ही कठोर था जिसने ब्रैंडन को वहां भेजा। कैथरीन ने तेजी से खाना खाया। ये उसकी कैंप वाली आदत थी। ब्रैंडन के दिए खाने को खत्म करने के बाद उसने दूसरी सर्विंग से मना कर दिया। ब्रैंडन ने भी जबरदस्ती नहीं की। उसके साफ प्लेट छोड़ने से ही यह साबित हो गया कि कैथरीन ने उसकी कुकिंग की तारीफ कर दी है। ब्रैंडन ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाता हूँ। कैथरीन को लगा जैसे ब्रैंडन उसे सुअ समझ रहा हो। खाओ और फिर आराम करो। उसने शब्दों में नापसंदगी जताई, मगर मन ही मन वह ब्रैंडन की इस देखभाल से प्रभावित हुई। वह आराम से सोफे पर जा बैठी। नर्म लेदर में धंसते ही उसका तन मन ढीला पड़ गया। ब्रैंडन के फल लाने का इंतजार करते हुए वह सोचों में खो गई। अगली सुबह जब कैथरीन की आंखें खुली तो दिमाग कुछ देर तक सुन्न रहा। फिर उसने पाया कि वह एक अनजाने कमरे में है, जिसकी सजावट अलग थी। उसे तुरंत याद आया कि वह कहाँ है। लिविंग रूम में दूध की हल्की सी खुशबू थी और किचन से पानी उबलने की आवाज़ आ रही थी। उसने दीवार से टिककर ब्रैंडन को देखा। ब्रैंडन ने दूध कप में डाला और मुड़कर देखा कि कैथरीन पास खड़ी है।
नींद से सूजी आंखें और उनींदा चेहरा उसे पहले से कहीं ज्यादा नर्म और आकर्षक बना रहा था। खिड़की से आती सुनहरी धूप पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। उस पल कैथरीन किसी सपने जैसी लग रही थी। ब्रैंडन ने गर्मजोशी से मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। कैथरीन ने सहजता से सिर हिलाया और उसकी बात मानी। नाश्ते में थोड़ा समय है, क्यों न तुम बगल वाले कमरे में तैयार हो जाओ। ओके। कैथरीन मान गई और दूसरे कमरे की ओर चली गई। उसने डोरबेल दबाई। दरवाज़ा तुरंत खुला और सामने ऑड्री का थका हुआ चेहरा नजर आया। कैथरीन ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम पूरी रात जागती रहीं? पूरी तरह नहीं, ऑड्री ने कहा, मगर सच यही था कि उसने रात भर मुश्किल से सोया था। उसने कैथरीन को कमरे में खींच लिया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। दोनों सोफे पर आमने सामने बैठ गईं। ऑड्री सीधी बैठी, गंभीर नज़रों से कैथरीन को देख रही थी, जबकि कैथरीन ढीली होकर सोफे पर पड़ी थी, बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में। जब ऑड्री बहुत देर तक कुछ कहने की कोशिश करती रही लेकिन कह न पाई, तो कैथरीन ने खुद ही पूछा, जो पूछना है सीधा पूछो। इतना सुनते ही ऑड्री का बोझ हल्का हो गया। उसने गंभीरता से कहा, कैथी, तुम ब्रैंडन के घर कैसे सो गई? कल रात जब मैं लौटी और तुम्हें कॉल किया तो तुम्हारा फ़ोन सामने वाले हॉल से बज रहा था और उसी वक्त ब्रैंडन का दरवाज़ा खुल गया। उस दृश्य को ऑड्री कभी नहीं भूल पाएगी। दरवाज़ा खुलते ही ब्रैंडन का लंबा और आकर्षक व्यक्तित्व सामने था। उस पल वह असमंजस में थी कि क्या पूछे। ब्रैंडन ने तुरंत उसकी मनःस्थिति समझ ली और शांत भाव से कहा, कैथी अपनी कीज भूल गई थी तो अभी गेस्ट रूम में आराम कर रही है। तब जाकर ऑड्री को समझ आया कि कैथरीन ने पहले उसे कॉल क्यों किया था। लेकिन ये जानते हुए कि ऑड्री काम में व्यस्त है, कैथरीन ने परेशान नहीं करना चाहा। वो कॉल 4-5 घंटे पहले की थी। ये सोचकर ऑड्री का मन पिघल गया। उसने धीरे से बुदबुदाया, कैथी सच में कितनी ध्यान रखने वाली है। वो कैथरीन को लेकर चिंतित थी। उसे लगता था कि कैथरीन हमेशा दूसरों का ज्यादा ही ख्याल रखती है। ऑड्री को जब स्थिति समझ आई तो उसने ब्रैंडन का आभार व्यक्त किया। ब्रैंडन से उसे पता चला कि कैथरीन पहले ही गेस्ट रूम में सो चुकी है। ऑड्री भले ही कैथरीन जितनी चालाक न हो, लेकिन ब्रैंडन के शब्दों से उसने उसके इरादे समझ लिए। लग रहा था कि ब्रैंडन उसे कैथरीन को अपने साथ ले जाने नहीं देगा। ऑड्री को तसल्ली देने के लिए उसने उदारता से उसे अंदर आने और अपनी बहन को देखने का न्योता भी दिया। ऑड्री ने दूर से ही सोई हुई कैथरीन पर एक नज़र डाली और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद अपने कमरे में लौट गई। लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। उसमें ब्रैंडन को परेशान करने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार ब्रैंडन ने कुछ गलत तो नहीं किया था। उसने उसकी बहन को अपने घर में जगह दी और आराम करने के लिए गेस्ट रूम दिया। अगर ऑड्री बेवजह शक करती तो यह उसकी कृतज्ञता होती। फिर भी ऑड्री पूरी रात आधी सोई आधी जागी रही। किसी तरह उसने सुबह तक समय काटा जब कैथरीन ने डोरबेल बजाई। डोरबेल की आवाज़ से ऑड्री चौंककर जागी और दौड़कर दरवाज़ा खोला। कैथरीन को सुरक्षित देखकर उसने राहत की सांस ली। कैथी, तुम ठीक थी न कल रात? कैथरीन ने हैरानी से कहा। क्यों? मैं क्यों ठीक नहीं होती? ऑड्री ने ध्यान से कैथरीन को देखा। वह बिल्कुल सही लग रही थी। फिर उसे लगा कि यह सवाल एक छात्रा कैथरीन के लिए अजीब होगा, तो उसने बात आगे नहीं बढ़ाई। वह हल्के से मुस्कुराए और हाथ हिलाया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। देर हो रही है, जल्दी कपड़े बदल लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। फिर तुम्हारी क्लास भी है। कैथरीन अपने कमरे की ओर चलते हुए बोली, नाश्ते की ज़रूरत नहीं, ब्रैंडन पहले ही बना चुका है। कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने ऑड्री को चौकन्ना कर दिया। उसने समझा कि ब्रैंडन ने कैथरीन के लिए नाश्ता भी बनाया। वह डंकन परिवार का उत्तराधिकारी होकर भी खुद किचन में गया था। ऑड्री को हैरानी हुई। कैथरीन के साथ रहते रहते वह लगातार चौंकाने वाले अनुभव कर रही थी। नाश्ते के बाद ब्रैंडन ने कैथरीन को खुद स्कूल छोड़ा। ऑड्री खिड़की से खड़ी होकर उन्हें देखती रही।
ब्रैंडन जब कैथरीन को कार में बैठा रहा था, ऑड्री को एक अजीब सा एहसास हुआ। सिर्फ पड़ोसी होने के बावजूद वे दोनों किसी नवविवाहित जोड़े जैसे लग रहे थे। हर रोज साथ आना जाना, कोई आश्चर्य नहीं कि ट्रस्टन और बाकी लोग सोचते थे कि वे साथ रह रहे हैं। स्कूल पहुंचकर ब्रैंडन ने कैथरीन को कार से उतारा और पूरे ध्यान से कहा, जाओ, क्लास में जाओ, मैं शाम को लेने आऊंगा। कैथरीन ने लापरवाही से सिर हिलाया और स्कूल के गेट की ओर बढ़ गई। ब्रैंडन कार में बैठने से पहले कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। पास खड़े पैक्सटन के दिल में हल्की चुभन हुई। उसे लगा कि ब्रैंडन कैथरीन के प्रति और भी ज्यादा नर्म पड़ता जा रहा है। क्लास में पहुंचकर कैथरीन अपनी सीट पर बैठ गई। रोनन की खाली सीट उसके बगल में थी। रोनन को बेस पर कुछ जरूरी काम था, इसलिए उसने 3 दिन की छुट्टी ले ली थी। उसकी गैरमौजूदगी में ब्रायन ने कैथरीन का ध्यान रखने की जिम्मेदारी ली। बॉस, नाश्ता करोगी? मैंने हम सैंडविच और रोज लिक्यो बनाया है। रोनन ने जाने से पहले ब्रायन को बता दिया था कि कैथरीन को रोज लिक्यो पसंद है और उसे पहले से तैयार रखने को कहा था। कैथरीन ने छोटा सा जवाब दिया, नहीं थैंक्स। वह आराम से अपनी जगह बैठ गई और पेन को उंगलियों पर घुमाते हुए सोच में डूब गई। किसी और के घर में उसने पहली बार इतनी शांति से नींद ली थी। उसे तो ये भी याद नहीं रहा कि कल ऑड्री कब आई थी। उसके मन पर सबसे गहरी छाप ब्रैंडन की पड़ी थी, जिसने उसके लिए इतनी सुरक्षित भावना पैदा कर दी थी। सोचते सोचते उसने महसूस किया कि वह पहले ही उसकी दुनिया में खींच चुकी है और बाहर निकल पाना आसान नहीं। बॉस, क्लास का टाइम हो गया, ब्रायन ने याद दिलाया। कैथरीन लापरवाही से बोली, ठीक है। आरामदायक माहौल ने उसे थोड़ा सुस्त बना दिया था। ब्रैंडन उसकी आदतों और स्वभाव को समझकर उसे एक ऐसा माहौल दे रहा था जिसमें वह और भी डूबती जा रही थी। वह मन ही मन मान गई कि ब्रैंडन वाकई कमाल का इंसान है, एक तरह का साइकोलॉजी का मास्टर। समय जल्दी निकल गया। ब्रायन के दोबारा बोलने तक क्लास खत्म हो चुकी थी। बॉस, क्लास खत्म हो गई, कुछ खाना है? मैं ले आता हूँ। लॉयल्टी एकेडमी दूसरे स्कूलों से अलग थी। यहाँ बड़े सुपरमार्केट से लेकर 5 सितारा रेस्टोरेंट तक सब था। रोनन ये काम करता था, लेकिन अब ब्रायन देख रहा था। कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, नहीं थैंक्स। उसी समय जॉर्ज जोर से बोला, ब्रायन, कोई तुम्हें बाहर बुला रहा है। कैथरीन ने ब्रायन की तरफ देखते हुए कहा, जाओ। ब्रायन बाहर निकला तो यसीनिया खड़ी मिली। ब्रायन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यसीनिया ने चमकती आंखों से मुस्कुराकर कहा, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कैथरीन इसी क्लास में है ना? ब्रायन तुरंत समझ गया कि वह क्या चाहती है। रोनन के रहते कैथरीन को संभालना आसान नहीं था, और अब यसीनिया भी आ गई थी। वो किसी भी हाल में कैथरीन को उसके पास नहीं जाने देगा। वो यहाँ नहीं है, तुम वापस जाकर पढ़ाई करो, वरना मैं ब्रैंडन को कॉल कर दूंगा और वह अपने लोग भेजकर तुम्हें ले जाएगा। ब्रैंडन का नाम सुनकर यसीनिया थोड़ी डर गई। डंकन परिवार की यसीनिया सिर्फ ब्रैंडन से ही डरती थी। वह नाक भान चढ़ाते हुए बोली, ठीक है, नहीं पूछती। तुम्हारा एटीट्यूड कितना खराब है। अगली बार मैं जाकर ग्रैंपा से शिकायत करूंगी। ब्रायन ने हाथ उठाकर उसे डराने का नाटक किया, तो यसीनिया भाग खड़ी हुई। उसके जाने के बाद ब्रायन ने जॉर्ज से कहा, अब से अगर वो लड़की हमारी क्लास में किसी को ढूंढने आए, तो कहना कि वो यहाँ नहीं है, खासतौर पर अगर वह कैथरीन के बारे में पूछे। क्लास 8 में सेलिब्रेशन गाला के बाद कैथरीन की बहुत इज्जत थी। उसके टैलेंट और खूबसूरती के साथ साथ बड़े सेलिब्रिटी कनेक्शंस ने उसे स्कूल में एक स्टार बना दिया था। जॉर्ज ने सिर हिलाकर कहा, टेंशन मत लो ब्रायन, मैं देख लूंगा। मैं वादा करता हूं कि कोई भी कैथरीन को परेशान नहीं करेगा। ब्रायन को लगा था कि उसने सब कुछ ठीक से अरेंज कर लिया है, लेकिन अनपेक्षित रूप से हादसा हो गया। दोपहर में कैथरीन, ब्रायन और बाकी लोगों के साथ स्कूल की कैफेटेरिया में लंच करने गई। स्कूल के कैफेटेरिया के शेफ बहुत अच्छे थे और हेड शेफ तो एक सीनियर शेफ था।
अगर कोई कभी कभार वहां जाता तो उसे खाना वाकई स्वादिष्ट लगता। जैसे ही कैथरीन ने कैफेटेरिया में कदम रखा, उसने थोड़ी दूरी पर लड़कियों का एक ग्रुप देखा। उसकी नज़र इसलिए वहां गई क्योंकि वो उन लड़कियों में से कुछ को जानती थी। कुर्सी पर बैठी थी यसीनिया, उसके बगल में बड़ी मुस्कान के साथ खड़ी थी जेसिका, और दूसरी ओर थी लियाना। कैथरीन के रुकने पर ब्रायन ने भी उसकी नज़र का पीछा किया और यसीनिया को पहचान लिया। वो हल्का सा भौहें चढ़ाकर बोला, बॉस, क्यों न हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाकर लंच करें। कैथरीन ने लापरवाही से जवाब दिया, ज़रूरत नहीं, और सीधे खाने की ओर बढ़ गई। उन लड़कियों का कोई महत्व नहीं था कि वह अपना प्लान बदलती। लड़कियां हंसते बोलते मज़े ले रही थीं। अगर कोई पास जाकर उनकी बातें सुनता तो उसे पता चलता कि वे सब यसीनिया की तारीफें कर रही थीं, खासकर जेसिका। हाल ही में फ्रीमन्स का बिजनेस डंकन्स की एक ब्रांच से जुड़ा था, जिसे यसीनिया के पिता संभालते थे। फ्रीमन्स के लिए ब्रैंडन के करीब पहुंचना मुश्किल था, लेकिन डंकन्स के साथ बिजनेस करना ही बड़ी बात थी। इसलिए जेसिका ने यसीनिया को खुश करने की कोशिशें शुरू कर दीं। जेसिका बोली, तुम्हें पता है, यसीनिया असली प्रिंसेस है जो अमीर परिवार में पली बड़ी है। डंकन्स की नई पीढ़ी में वह अकेली लड़की है। वह सचमुच डंकन्स की आंखों का तारा है। कितना एनविएबल है ना। ये कहते हुए जेसिका ने जानबूझकर यसीनिया के कंधे पर हाथ रखा ताकि सबको लगे कि वे दोनों बहुत करीब हैं। आसपास खड़ी लड़कियां, लियाना को छोड़कर, सब जेसिका को ईर्ष्या भरी नज़रों से देखने लगीं। लेकिन लियाना सब समझ रही थी कि जेसिका असल में क्या चाहती है। कासिया में कोई नहीं था जो डंकन्स को न जानता हो, और कोई ऐसा नहीं था जो उनसे रिश्ता जोड़ना न चाहता हो। हालांकि यसीनिया मुख्य शाखा की नहीं थी, लेकिन जैसा जेसिका ने कहा था, वह नई पीढ़ी की इकलौती लड़की थी। साधारण अमीर परिवारों के विपरीत, डंकन्स इतने मजबूत थे कि उन्हें बेटों को बेटियों से ऊपर रखने की जरूरत नहीं थी। जब कोई चीज़ दुर्लभ होती है तो कीमती भी होती है। इसलिए यसीनिया को डंकन्स बहुत प्यार करते थे। सब उसे डंकन्स की मोती मानते थे, और बाकी लड़कियां भी यसीनिया से नाता जोड़ना चाहती थीं। जेसिका, तुम तो एम्स डंकन की बहुत करीबी लगती हो। एम्स डंकन, क्या आप सिर्फ अपनी दोस्त जेसिका से मिलने के लिए हमारे स्कूल ट्रांसफर हुई हो? इतने सारे सवालों से यसीनिया परेशान हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका एक छोटा सा कदम उसे इतनी मुसीबत में डाल देगा। असल में वह पहले ब्रायन से मदद चाहती थी कि वो उसे सुपर कैथरीन से मिलवाए, लेकिन ब्रायन ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और धमका भी दिया। गुस्से में उसने जेसिका को पकड़ा। जेसिका हर दिन लरेन के पीछे घूमने वाली थी, और यसीनिया को याद था कि लरेन भी इसी स्कूल में पढ़ती है। जैसे ही जेसिका को पता चला कि यसीनिया ने ट्रांसफ़र ले लिया है, वह तुरंत चिपक गई और बोली कि वह स्कूल घुमा देगी। यसीनिया को लगा था कि वह बस थोड़ा घूम लेगी क्योंकि क्लास खत्म होने का टाइम अभी नहीं हुआ था, लेकिन सोचा भी नहीं था कि वह जेसिका के दिखावे का टूल बन जाएगी। उसने आंखें घुमा ली और मन ही मन सोचा, जेसिका इतनी बेवकूफ़ क्यों है? कोई आश्चर्य नहीं ब्रायन और बाकी उसे पसंद नहीं करते। मैं भी अंधी थी जो उसे अच्छा समझ बैठी। वह सुपर कैथरीन से तो बिल्कुल अलग है। तभी उबते उबते उसकी नज़र अचानक एक जानी पहचानी शख्स पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी और वह जोश से भर गई। वह तुरंत उठी और उस शख्स की ओर दौड़ पड़ी। कैथरीन को महसूस हुआ कोई उसकी ओर भाग रहा है, तो वह सहजता से साइड हो गई। इस अचानक मूवमेंट से यसीनिया संतुलन खो बैठी और लगभग गिर ही गई। सौभाग्य से कैथरीन ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया और खींचकर उसे संभाल लिया। यसीनिया ने स्थिर होते ही कैथरीन की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर उत्तेजना थी। ओह माय गुडनेस, सुपर कैथरीन, आपने मुझे फिर से बचा लिया। उसका भक्तिपूर्ण भाव देखकर जो भी स्थिति न जानता हो, सोचता कि उसने कैथरीन का बड़ा एहसान लिया है। कैथरीन ने सामने खड़ी खुश यसीनिया की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। तुम विमेंस कॉलेज में नहीं थी। कैथरीन के उससे बात करने पर यसीनिया की खुशी और बढ़ गई।
अगर कोई और विमेंस कॉलेज की बात करता तो वह चिढ़ जाती, लेकिन कैथरीन अलग थी। यसीनिया की नज़र में सुपर कैथरीन उसकी परवाह करती थी। वह मुस्कुराई, उसकी चमकती आंखें उत्साह से भर उठीं। सुपर कैथरीन, मैं कल रात वापस गई और पूरी रात दादाजी से मिन्नतें की। मैंने वादा किया कि इस सेमेस्टर टॉप 10 में आऊंगी। तभी दादाजी ने अंकल ब्रैंडन को मानने पर मजबूर किया और उन्होंने मुझे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। डंकन्स लड़कियों को लड़कों से भी ज्यादा दुलारते थे। यही वजह थी कि यसीनिया पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी। उसके जिद करने पर काल ने मान लिया, लेकिन असलियत ये थी कि ब्रैंडन ने उसे यहाँ भेजने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसने देखा कि यसीनिया को कैथरीन की बहुत प्रशंसा है। उसे यहाँ भेजने से कैथरीन को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए उसने हामी भर दी। यसीनिया ने उत्साहित होकर कहा, सुपर कैथरीन, मैंने रात भर में ही ट्रांसफ़र पेपरवर्क पूरा किया और सुबह सुबह आ गई। बताइए ना, क्या मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ? उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें कैथरीन को देख रही थीं, मानो सराहना मांग रही हों। कैथरीन ने सब समझने के बाद निर्विकार भाव से कहा और फिर बिना यसीनिया पर ध्यान दिए खाना ऑर्डर करने लगी। उधर जेसिका और बाकी लड़कियां जल्दी जल्दी आ पहुंचीं। वे हैरान थीं कि यसीनिया असल में कैथरीन की वजह से यहाँ आई है। कैथरीन का यसीनिया के प्रति रवैया देखकर जेसिका बड़बड़ाई, कितनी घमंडी है। एम्स, डंकन से ऐसे बर्ताव की हिम्मत। क्या सच में खुद को भगवान समझती है, जो सबको उसकी तारीफ करनी चाहिए। फिर वह तुरंत यसीनिया से मीठे स्वर में बोली, यसीनिया, चलो इस मनहूस को छोड़ो, उसे देखकर ही घिन आती है। आओ, हम उधर जाकर लंच करते हैं। लेकिन कैथरीन के कुछ कहने से पहले ही यसीनिया ने जेसिका को धक्का देकर अलग कर दिया। जेसिका लड़खड़ाई, अगर लियाना ने न पकड़ा होता तो वह गिर ही जाती। जेसिका ने हैरानी से यसीनिया को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यसीनिया उससे भी ज्यादा तीखी निकलेगी। यसीनिया ने उसे घूर कर कहा, अपनी जुबान संभालो, ठीक से बोलना नहीं आता क्या? बीमार तुम लगती हो, तुम्हारी चापलूसी वाली शक्ल देख के ही शर्म आती है। जरा आईना देखो कि तुम कैसी लगती हो। जेसिका का चेहरा सदमे से जम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यसीनिया उसे सबके सामने यूं नीचा दिखा देगी। बदले की सोचते सोचते ही यसीनिया फिर उस पर बरस पड़ी। उसकी तेज बातें सुनकर जेसिका के पास जवाब देने का रास्ता ही नहीं बचा। आखिर में यसीनिया ने जोर देकर कहा, याद रखना, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ सुपर कैथरीन की वजह से आई हूँ। अगर दोबारा मैंने सुना कि तुमने मेरी सुपर कैथरीन के खिलाफ कुछ कहा, तो संभल जाना। मत भूलो, तुम्हारा परिवार अब भी मेरे पापा पर अमीर बनने के लिए निर्भर है। ये सुनकर जेसिका का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। जवाब देने की उसकी हिम्मत ही मर गई। यसीनिया सही कह रही थी, फ्रीमन्स अभी भी डंकन्स पर निर्भर थे। जेसिका डंकन्स को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। पहली बार ब्रायन को लगा कि यसीनिया का बिगड़ेल और मनमौजी स्वभाव कुछ काम का भी है। यसीनिया की जुबानी मार से जेसिका गुमसुम रह गई और लगभग रोने ही वाली थी। जेसिका का रोने वाला चेहरा देखकर यसीनिया और गुस्सा हो गई। उसने घृणा से जेसिका को देखा और बोली, क्या देख रही हो, सामने से हटो। जेसिका यसीनिया को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने अपना चेहरा ढाक लिया और गुस्से से भाग गई। बाकी लड़कियां डर गईं कि कहीं उन्हें भी यसीनिया सबके सामने अपमानित न कर दे, इसलिए वे आज्ञाकारी बनकर उससे दूर हो गईं। अगर कोई और इतनी जुबानी बदतमीजी करता तो भीड़ उसे कब का नीचा दिखा देती। लेकिन यसीनिया अलग थी। जेसिका की चापलूसी से सबको पहले ही पता चल गया था कि वो डंकन्स परिवार की लड़की है। इसलिए कोई उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बल्कि सबके मन में यही था कि जेसिका ने जो यसीनिया की बेवकूफ़ाना चापलूसी की, उसी की सज़ा मिली। परेशान करने वाले लोगों को भगा देने के बाद यसीनिया मुस्कुराते हुए कैथरीन की ओर देखी, मानो तारीफ की उम्मीद कर रही हो। सुपर कैथरीन, मैंने सब परेशान करने वालों को भगा दिया। देखो ना, मैं भी थोड़ी काम की हूँ, है ना? कैथरीन ने उसे बिना भाव वाला चेहरा दिखाया।
उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों का भाव ही यसीनिया के लिए सबसे बड़ा इनाम था। यसीनिया, जिसने बहुत सारे ड्रामे देख रखे थे, तुरंत अपने दिमाग में पुराने फिल्मी सीन सोचने लगी। वह गंभीरता से बोली, सुपर कैथरीन, तुम्हें अब कभी बुरी या अपमानजनक बातें कहने की जरूरत नहीं। आगे से तुम्हारा काम है ऊंचाई पर रहना, और मेरा काम है तुम्हारे लिए लड़ना और उन शेमलेस लड़कियों को गालियां देकर भगा देना। उसकी ये पुरानी फिल्मी बातें सुनकर कैथरीन ने भौहें कसकर सिकोड़ लीं। उसने सोचा, क्या इस लड़की का दिमाग ठीक है? यसीनिया को उसकी अपनी दुनिया में डूबा देखकर कैथरीन वापस खाना ऑर्डर करने लगी और उसे नज़रअंदाज कर दिया। यसीनिया भी संभली और उसके पीछे जाकर बोली, सुपर कैथरीन ने जो खाना ऑर्डर किया है, मैं भी वही लूंगी। ऐसी यसीनिया को देखकर पीछे खड़े ब्रायन ने आंखें घुमा लीं। उसे लगा कि उसकी कजिन जैसे कैथरीन के पीछे पागल हो गई है, मानो उसके ऊपर कोई साया सवार हो। थोड़ी दूरी पर खड़ी लियाना गुस्से से लगभग कांटे को तोड़ ही देती। वह यसीनिया को जानती थी, लेकिन यसीनिया उसे नहीं। डंकन्स परिवार की यह लड़की हमेशा घमंडी और ऊंचाई पर रहती थी, लेकिन अब वही कैथरीन जैसी गांव की मनहूस लड़की के पीछे पागल थी और उसकी आज्ञा मान रही थी। यह मजाक था। लियाना गुस्से से जल रही थी, क्योंकि उसकी नज़र में कैथरीन इन सब चीज़ों की हकदार बिल्कुल नहीं थी। वो कसम खा चुकी थी कि एक दिन सबको दिखा देगी कि कैथरीन कितनी नीच है। इस बीच यसीनिया खाना लेकर कैथरीन के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गई। वो मूर्खों जैसी मुस्कान लिए कैथरीन को घूर रही थी। ब्रायन ने ये हालत देख सिर हिला दिया। उसके मन में आया कि यसीनिया वाकई भाग्यशाली है। अगर रोनन छुट्टी पर न होता, तो अब तक उसकी जुबानी मार से यसीनिया चुप करा दी जाती। कैथरीन को उससे सामने बैठने में कोई दिक्कत नहीं थी। कैफेटेरिया एक पब्लिक जगह थी, कोई भी सामने बैठ सकता था, इसलिए उसने यसीनिया को नहीं भगाया। कैथरीन की चुप्पी ने यसीनिया को ये गलतफहमी दे दी कि सुपर कैथरीन ने उसे अपना लिया है। यसीनिया ने खाना खोला, लेकिन जैसे ही अंदर देखा तो हैरान रह गई। वो लगभग चीख पड़ती, लेकिन समय रहते मुंह ढक लिया। उसकी तेज प्रतिक्रिया ने ब्रायन का ध्यान खींचा। पहले तो ब्रायन उसे नज़रअंदाज करने वाला था, लेकिन खाना देखकर वह हंसी रोक नहीं पाया। उसने मौका पकड़कर यसीनिया को छेड़ा और गंभीरता से बोला, अब चूंकि तुमने ये खाना मंगवाया है, तो पूरा खत्म करना होगा। खाना बर्बाद मत करना, वरना बॉस को नापसंद आ जाएगा। यसीनिया ने चुपके से कैथरीन की ओर देखा। कैथरीन का निर्विकार चेहरा देखकर उसने मान लिया कि कैथरीन को खाना बर्बाद करने वाले लोग सच में नापसंद हैं। इसलिए आंसू रोकते हुए उसने एक एक निवाला खाना शुरू कर दिया। उसकी तेज सांसों की आवाज़ सुनकर कैथरीन ने नज़र उठाए और सब समझ गई। उसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी, एक झलक ही काफ़ी थी। यसीनिया को तीखा खाना बिल्कुल नहीं पसंद था, और कैथरीन का हर डिश तीखा था। कैथरीन की नकल करते हुए यसीनिया वही खाना ले आई थी, जो उसके लिए यातना बन गया। यसीनिया के आंसू टपकते रहे और वो खाना मुंह में ठूंसती रही। आखिर कैथरीन का दिल पिघल गया। ठीक है, अब और मत खाओ। यसीनिया ने घबराकर ऊपर देखा। उसे लगा कैथरीन को लगा कि वो खाना बर्बाद कर रही है। वह जल्दी से बोली, सुपर कैथरीन, मेरा इरादा खाना बर्बाद करने का नहीं था, मैं तो बस। लेकिन उससे पहले ही कैथरीन ने उसका चम्मच छीन लिया और हाथ में पानी की बोतल पकड़ा दी। जब नहीं खा सकती तो मत खाओ, ये खाना बर्बाद करना नहीं है। यसीनिया ने तुरंत पानी पिया और बड़ी बड़ी आंखों से कैथरीन को घूरती रही। पास बैठे ब्रायन उसकी ये हालत देखकर हंस पड़ा, लेकिन तभी कैथरीन ने उसे घूरकर देखा और ठंडी आवाज में बोली, अपनी कजिन के साथ यही बर्ताव करते हो। कैथरीन को गुस्से में देखकर ब्रायन तुरंत बोला, बॉस, मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। ब्रायन को इतना आज्ञाकारी देखकर यसीनिया की कैथरीन के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। कैथरीन ने ब्रायन को उसके लिए डांटा था, ये सोचकर ही उसका दिल खुशी से भर गया। खेल में भी सुपर कैथरीन ने उसकी रक्षा की थी, और अब हकीकत में भी वही हो रहा था।
यसीनिया को यकीन हो गया कि कैथरीन सचमुच सुपर कैथरीन है। अब उसे लगा कि स्कूल ट्रांसफर करना पूरी तरह सफल रहा। ये सोचकर कि वह अब कैथरीन को रोज देख सकती है, यसीनिया फिर से उत्साहित हो गई। लेकिन कैथरीन को उसका लगातार घूरना चुभने लगा। यसीनिया की नज़रें इतनी गर्मजोशी भरी थीं कि मानो वह उसे निगल जाएगी। यह नज़रें रोनन से भी ज्यादा तीखी लग रही थीं। कैथरीन ने सोचा एक रोनन से छुटकारा मिला था और अब ये यसीनिया पीछे पड़ गई। उसके चेहरे पर शिकन देख यसीनिया घबरा गई और ऊंची आवाज में बोली, सुपर कैथरीन, क्या हुआ? किसी ने तुम्हें परेशान किया? नाम बताओ, मैं अभी उसे गालियां देकर सबक सिखा दूंगी। कैथरीन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वह कैफेटेरिया से उठकर चली गई। यसीनिया ने सब छोड़कर तुरंत उसका पीछा किया। उस पल से कैथरीन के पीछे एक और फॉलोअर जुड़ गया और वह थी यसीनिया। स्कूल की घंटी बजते ही कैथरीन उठ खड़ी हुई और जाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। कॉलर आईडी पर नजर डालने के बाद वह खिड़की की ओर चली गई और कॉल रिसीव कर लिया। जब वह खिड़की की तरफ गई, ब्रायन ने अपने साथियों को इशारा किया। उन्होंने जल्दी से एक घेरा बना लिया ताकि क्लास में कोई भी 6 फीट के अंदर कैथरीन के पास न जा सके। लियाना पहले से ही आगे बढ़कर सुनने की सोच रही थी, लेकिन जब उसने ब्रायन के बनाए घेरे को देखा तो गुस्से में पैर पटककर चली गई। कॉल कनेक्ट होते ही रिसीवर से एक नर्म आवाज आई, मिस स्वॉन, क्या स्कूल खत्म हो गया? कॉलर को सब पता था, फिर भी उसने पूछा। कैथरीन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हूँ। फोन के दूसरी तरफ से लियनल की हल्की हंसी सुनाई दी। हा हा हा, बहुत अच्छा। मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हारी क्लास डिस्टर्ब न कर दूं। दरअसल मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देने के लिए कॉल कर रहा हूँ। हमारा मिस्टर डेविड के साथ किया गया प्रोजेक्ट पहले चरण की जांच में सफल हो गया है। जैसे ही ये खबर बाहर जाएगी, मार्केट का भरोसा स्वॉन कॉर्पोरेशन पर बढ़ जाएगा। जब मार्केट को भरोसा होगा, तो शेयरहोल्डर्स को भी भरोसा होगा और शेयर प्राइस जरूर ऊपर जाएगा। अगर हम और मेहनत करें, तो तुम्हारा अपने पिता के साथ किया गया शर्त वाला समझौता पूरा हो सकता है। लियनल की आवाज में साफ उत्साह झलक रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कम समय में कैथरीन ने ये नतीजा हासिल कर लिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि विसेंटे ने सबकी राय को नज़रअंदाज कर उसे स्वॉन कॉर्पोरेशन संभालने दी। उसके रहते कंपनी में उम्मीद थी। वह मानता था कि कैथरीन अगली लीजेंडरी शख्सियत बनेगी। ये शर्त पूरी होना केवल संभव नहीं बल्कि पक्का था, वो भी उम्मीद से कहीं ज्यादा। कैथरीन ने शांति से कहा, लियनल, लिंडा से कहो इंतजाम करे। अगले हफ्ते मैं शेयरहोल्डर मीटिंग बुलाऊंगी। ठीक है, निश्चिंत रहो, मैं लिंडा के साथ मिलकर सब अरेंज कर दूंगा। जवाब मिलने पर कैथरीन ने कॉल काट दिया। ब्लैक स्क्रीन को देखते हुए उसकी ठंडी आंखों में एक नुकीली चमक उभरी। उसे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी। अगले हफ्ते सब कुछ तय हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय स्वॉन कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर के ऑफिस में कॉबन थका हुआ अपनी नाक की पुल को दबा रहा था। हाल ही में उसने कंपनी में अंदरूनी फेरबदल किए थे और हर महत्वपूर्ण पद पर अपने भरोसेमंद लोगों को बैठाया था। वह बेहद थक चुका था। जैसे ही वह आराम करने ही वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ, उसका असिस्टेंट हड़बड़ाते हुए अंदर आया। मिस्टर स्वॉन, बड़ी समस्या आ गई है। ये वही असिस्टेंट था जो कई सालों से कॉबन के साथ था और विसेंटे ने ही उसे उसके पास रखा था। वह बेहद भरोसेमंद था। इतने सालों के अनुभव के बाद अगर वह इतना घबराया हुआ था, तो मामला बड़ा था। कॉबन भी चिंतित हो गया। सीधा बैठते हुए उसने पूछा, क्या हुआ? असिस्टेंट ने दस्तावेज आगे बढ़ाए। मिस्टर स्वॉन, मिस्टर डेविड वाली चिप रिसर्च और डेवलपमेंट का पहला चरण सफल हो गया है। उन्होंने सरकार से भी संपर्क किया और सरकारी टेस्ट भी पास हो गए हैं। खबर है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहती है ताकि और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फायदा मिल सके।
ये सुनते ही कॉबिन शांत नहीं रह सका। बिना डॉक्यूमेंट पढ़े ही वो समझ गया कि मामला कितना गंभीर है। इस प्रोजेक्ट की सफलता से ही स्वॉन कॉर्पोरेशन का शेयर प्राइस उड़ जाएगा। अगर सरकार ने इसे सपोर्ट कर दिया तो ये प्रोजेक्ट जरूर फायदे में रहेगा और आसानी से आगे बढ़ेगा। सिर्फ 3 दिन में स्वॉन कॉर्पोरेशन के शेयर 2 गुने हो सकते थे। कंपनी के लिए यह एक जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था, लेकिन कॉबिन के लिए यह एक घातक वार था। अगर शेयर प्राइस 2 गुना हुआ तो इसका मतलब था कि मनहूस कैथरीन सफल हो गई। वह चेयरपर्सन बन जाएगी और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसकी आंखों में खतरनाक ठंडक चमकी। इस खबर के बारे में कितनों को पता है? असिस्टेंट बोला, अभी तक सिर्फ मुझे और लियोनेल को। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने सबसे पहले लियोनेल को सूचना दी थी। अगर उन्होंने पहले से अपने लोग वहां न बैठाए होते तो उन्हें इतनी जल्दी खबर नहीं मिलती। कॉबिन ने मन ही मन ठान लिया, ये प्रोजेक्ट चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, वह इसे कैथरीन को कभी नहीं देगा। अगर कंपनी उसकी नहीं तो सब कुछ खो जाएगा। वह गरजते हुए बोला, बोल्डी को बुलाओ। असिस्टेंट कांप उठा। बोल्डी वह नाम था जो स्वॉन्स की एक एलिट यूनिट का लीडर था। 3 साल पहले जब विसेंटे की हालत बिगड़ी थी, कॉबिन ने चुपचाप उस यूनिट को अपने नियंत्रण में ले लिया था। असिस्टेंट तुरंत बोला, जी मिस्टर स्वॉन, मैं अभी बोल्डी को बुलाता हूँ। दरवाज़ा बंद होते ही कॉबिन के चेहरे पर अंधेरा छा गया। उसकी आंखों में खून खराबे का इरादा झलक रहा था। उसने मन में सोचा, मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी नहीं। विसेंटे सोचता था कि मरने से पहले मेरी राह रोक लेगा, पर यह उसका मूर्खतापूर्ण सपना है। सबको पता चलेगा कि असली वारिस कौन है। जहाँ तक कैथरीन की बात है, अगर वह चुपचाप रही तो मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। उसे गांव भेज दूंगा जहां वह किसी साधारण आदमी से शादी करके शांत जीवन बिताए। लेकिन अगर उसने मुझे चुनौती देने की कोशिश की तो मैं उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा। कैथरीन को ब्रैंडन डिनर पर ले गया और फिर अपार्टमेंट छोड़कर वापस डंकन कॉर्पोरेशन लौट गया, जहां उसे काम जारी रखना था। डंकन्स के मुखिया होने के नाते ब्रैंडन का काम आसान नहीं था। भले ही उसके पास बड़े बड़े सलाहकारों की टीम थी, लेकिन कई महत्वपूर्ण फैसले उसे खुद ही लेने पड़ते थे। अपार्टमेंट लौटने पर कैथरीन ने देखा कि ऑड्री घर पर है, जो बहुत कम होता था। दरवाज़ा खुलते ही ऑड्री ने फेस मास्क लगाए उसकी ओर देखा। कैथरीन को देखते ही ऑड्री अचानक उछली और उसे गले लगाने दौड़ पड़ी। मंद रोशनी वाले कमरे में चेहरा ढका हुआ कोई इंसान अचानक दौड़कर आ जाए तो आम इंसान तो डर के मारे चिल्ला उठे, लेकिन कैथरीन बिल्कुल नहीं डरी। उसने तेजी से साइड में हटकर बचाव किया। ऑड्री दीवार से टकराने ही वाली थी कि कैथरीन ने समय रहते उसे खींच लिया। होश आने पर ऑड्री ऐसे खड़ी थी जैसे कोई बच्चा गलती करके बड़े के सामने डांट खाने को खड़ा हो। कैथी, नाराज मत हो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस मैं बहुत खुश थी। कैथरीन ने हाथ बांधकर ठंडी नज़र से उसे देखा। बहुत खुश? ऑड्री तुरंत बोली, कैथी, तुम्हें पता है मैं आज घर पर इतनी आराम से फेस मास्क क्यों लगा रही हूँ? कैथरीन का चेहरा भावहीन रहा। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ऑड्री पूरे जोश में थी और उसने दिन भर की कहानी सुनानी शुरू कर दी। तुम नहीं जानती मेरी नई असिस्टेंट कितनी अच्छी है। उसने मेरा टाइम टेबल बिल्कुल सही बनाया। शूटिंग के दौरान खुद डायरेक्टर से बात करके सीन अरेंज कर दिए। यहाँ तक कि डायरेक्टर ने भी मेरी तैयारी की तारीफ की। कैथरीन को समझ नहीं आया कि इसमें इतना बड़ा क्या है, ये सब तो असिस्टेंट का ही काम है। ऑड्री पहले से ही शो की नंबर 1 लीड थी और उसकी शेड्यूलिंग भी बढ़ा दी गई थी। उसे वैसे भी टीम से कुछ विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं, लेकिन ऑड्री छोटी सी बात पर भी बेहद खुश थी। कैथी, तुमने इतनी प्रोफेशनल असिस्टेंट कहाँ से ढूंढी? कैथरीन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हारी कंपनी कंजूस है, असिस्टेंट अरेंज नहीं की। मैंने ग्रेसन से कहकर तुम्हारे लिए अरेंज करवाई। ऑड्री की आंखें चमक उठीं। ओह, तो ये पियर्स ग्रेसन का अरेंजमेंट है। अब समझी कैथी, मैं सच में तुम्हें अपना लकी स्टार मानती हूँ।
तुम्हारे रहते मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रहेगी। उसकी खिलखिलाहट देखकर कैथरीन का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। उसकी बहन सच में बहुत आसानी से खुश हो जाती थी। असल में ऑड्री जैसी पोजीशन पर असिस्टेंट होना जरूरी था। स्टॉस अपनी सारी चीजें खुद मैनेज नहीं कर सकते, ऐसे काम असिस्टेंट ही संभालते हैं। ऑड्री बोल ही रही थी कि अचानक कैथरीन के फोन की घंटी बजी। कॉल लिंडा का था। फोन सुनते ही कैथरीन का चेहरा गंभीर हो गया। कॉल काटते ही ऑड्री घबरा गई। कैथरी, क्या हुआ? कैथरीन ने ठंडी आवाज में कहा, लियोनेल का कार एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। मुझे अभी जाना होगा। क्या? ऑड्री चीख पड़ी। कैथरीन तुरंत बाहर निकल गई। ऑड्री ने मास्क फेंका और उसके पीछे भागी। कैथरी, रुको, मैं भी चल रही हूँ। दोनों ऑड्री की कार में बैठे। असल में ऑड्री ड्राइव करने वाली थी, लेकिन कैथरीन सीधे ड्राइवर सीट पर बैठ गई। ऑड्री ने घबराकर कहा, कैथरी, क्या तुम ड्राइव कर सकती हो? मुझे ड्राइव करने दो। कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, नहीं, और सीट बेल्ट लगाने का इशारा किया। क्लिक। बेल्ट लॉक होते ही कैथरीन ने एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा दिया। जो सफ़र 40 मिनट का था, वो उसने सिर्फ 15 मिनट में पूरा कर दिया। ऑड्री का अनुभव एक ही शब्द में बयान किया जा सकता था, थ्रिलिंग। कार रुकते ही कैथरीन बाहर निकल गई। ऑड्री की टांगें कांप रही थीं। उसे पहली बार जिंदगी में ऐसा लगा जैसे एड्रेनालिन पूरे शरीर में दौड़ गया हो। उसने सोचा, कैथरीन की ड्राइविंग किसी फिल्म के सुपर ड्राइवर से कम नहीं। हॉस्पिटल में लिंडा बुरी तरह बिखरी हुई हालत में थी। वह पुलिस के साथ बैठकर बयान दे रही थी। उसके प्रोफेशनल कपड़े अब भी खून से सने हुए थे। उसके बाल, जिन्हें वह हमेशा बेहद सलीके से सजाती थी, इस वक्त थोड़े अस्त व्यस्त लग रहे थे। फिर भी उसकी मजबूत प्रोफेशनलिज्म ने उसे ऐसे हालात में भी शांति से सहयोग करने दिया। ये वाकई चौंकाने वाला था। पुलिस का बयान खत्म होने के बाद कैथरीन सीधा उसके पास चली गई। लिंडा कैथरीन को देखकर कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नज़र पीछे खड़ी ऑड्री पर पड़ी और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। कैथरीन तुरंत समझ गई कि लिंडा क्या चाह रही थी। उसने बिना हाव भाव बदले ऑड्री की तरफ देखा। मुझे प्यास लगी है। जैसे ही ऑड्री ने सुना, उसने तुरंत कहा, मैं अभी पानी लाती हूँ। तुम इतनी जल्दी में दौड़कर आई हो, प्यास लगना तो नॉर्मल है। तुम बस यहीं इंतजार करो। ये कहकर ऑड्री जल्दी से भाग गई। कैथरीन ने फिर लिंडा की तरफ देखा। उससे कुछ पूछने से पहले ही लिंडा ने खुद पहल करते हुए स्थिति समझानी शुरू कर दी, जैसे एक परफेक्ट प्रोफेशनल सेक्रेटरी। मिस स्वॉन, लियोनेल गंभीर रूप से घायल है, लेकिन जान को कोई खतरा नहीं है। उसकी टांग की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर अभी बाकी चोटों की जांच कर रहे हैं। कैथरीन ने हल्की सांस ली, लेकिन उसका चेहरा अब भी शांत ही था। उसकी ठंडी नज़रें लिंडा पर टिक गईं। तुम ठीक हो, मिस स्वॉन, आपका शुक्रिया। मैं ठीक हूँ। लगभग 1 घंटे पहले ही लियोनेल और मैंने प्रोजेक्ट पर बात की थी। कंपनी से निकलने के कुछ ही देर बाद एक्सीडेंट हो गया। ये कहते हुए लिंडा ने कैथरीन को अजीब नज़रों से देखा। कैथरीन तुरंत समझ गई कि उसके शब्दों में कुछ छिपा है। सीधे बोलो। लिंडा ने सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, मिस स्वॉन, मुझे शक है कि यह कोई सामान्य एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया मर्डर अटेम्प्ट था। सामने से आती गाड़ी का स्पीड कम करने का कोई इरादा ही नहीं था। खुशकिस्मती से लियोनेल ने तेजी से कार घुमाई और चोट को कम से कम किया, साथ ही लिंडा को भी ढाल बनकर बचा लिया। वरना आज लिंडा ही अस्पताल के बेड पर होती। ये सोचकर लिंडा का गुस्सा फूट पड़ा। कैथरीन की नज़रें और ठंडी हो गईं। तो यह एक्सीडेंट नहीं, मर्डर अटेम्प्ट था। ये सर्द करने वाले शब्द कैथरीन के दिमाग में गूंजते रहे। उसका पूरा अस्तित्व एक खतरनाक आभा छोड़ रहा था। लियोनेल हमेशा से स्वॉन कॉर्पोरेशन के लिए वफादारी से काम करता आया था। उसने कभी किसी से दुश्मनी नहीं ली थी। अब अचानक उस पर हमला होना कैथरीन को गहराई से शक दिला रहा था कि इसका रिश्ता उससे जुड़ा हो सकता है। लिंडा ने झिझकते हुए धीमे स्वर में कहा, मिस स्वॉन, मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक उस प्रोजेक्ट से है जो हमने मिस्टर डेविड के साथ साइन किया था।
अब जब लियोनेल और मैं दोनों मुश्किल में हैं, आपको भी सावधान रहना चाहिए। कैथरीन ने आंखें सनकरी कर लिंडा को देखा। उसकी निगाहों में ठंडा सन्नाटा और खतरनाक चमक थी। तुम कहना चाहती हो, ये कॉबन था? लिंडा ने सिर हिलाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी आंखें कैथरीन से टकरा रही थीं। उसे पूरा यकीन नहीं था, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा शक कॉबन पर था। चूंकि वह कैथरीन का पिता था, लिंडा खुलकर नहीं कह पा रही थी। लिंडा को उम्मीद थी कि कैथरीन अपना आपा खो देगी, लेकिन कैथरीन का चेहरा जरा भी नहीं बदला। उसकी आभा और भारी हो गई थी। फिर उसने सीधी, ठंडी नज़र से लिंडा की तरफ देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मैं इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए किसी को लगाऊंगी, और तुम्हें और लियोनेल को बचाने के लिए भी इंतजाम करूंगी। बाकी मुझ पर छोड़ दो। कैथरीन के इन शब्दों से लिंडा के दिल में अनजानी राहत आई। कैथरीन की नैसर्गिक लीडरशिप और आत्मविश्वास उसे विश्वास दिला रहे थे। तभी ऑड्री भागती हुई वापस आई और कैथरीन को पानी की बोतल थमा दी। कैथी, ये लो पानी। कैथरीन ने बोतल ली, लेकिन खुद ही कैप खोलकर ऑड्री को वापस पकड़ा दी। फिर दूसरी बोतल खुद खोली और पीने लगी। लिंडा ये देखकर चौंक गई। उसने सोचा था कि कैथरीन स्वॉन परिवार से नफरत करती होगी। आखिर उसे बचपन से अपशकुनी कहकर गांव भेज दिया गया था। लेकिन ऑड्री और कैथरीन के बीच का रिश्ता देखकर लिंडा समझ गई कि कैथरीन नफरत से भरी नहीं थी। वह साफ समझ रखती थी कि किससे प्यार करना है और किससे नफरत। ऑड्री ने नर्म दोस्ती दिखाई और कैथरीन ने उसी तरह देखभाल लौटाई। लिंडा ने तय किया, अगर वो कैथरीन के प्रति वफादार रहेगी, तो कैथरीन भी उसे कभी निराश नहीं करेगी। ऑड्री ने धीरे से पूछा, लियोनेल ठीक है न? कैथरीन ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, बस टांग और 2 पसलियां टूटी हैं। ऑड्री सन रह गई। बस टांग और पसलियां टूटी हैं, और इसे कह रही है, ठीक है। कैथरीन की ठंडी दृढ़ता ने उसे हिला दिया। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बताया कि मरीज होश में है। सुरक्षा कारणों से सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर या दोस्त अंदर जा सकता है। लिंडा ने बिना सोचे कहा, मिस स्वॉन, आप जाइए। शायद लियोनेल आपसे बात करना चाहे। ठीक है। कैथरीन ने सिर हिलाकर हामी भरी। हॉस्पिटल के कमरे में कैथरीन ने लियोनेल को बेड पर लेटे देखा। उसका पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ था। वह अभी अभी कोमा से जागा था और अब भी बहुत कमजोर लग रहा था। कदमों की आहट सुनकर उसने आंखें खोलीं। जैसे ही उसने देखा कि आने वाली कैथरीन है, उसके चेहरे पर हल्की उत्तेजना झलक गई। मिस स्वॉन, आपको इन दिनों बहुत सावधान रहना होगा। कॉबन ने मुझ पर हमला किया है, उसका अगला निशाना जरूर आप होंगी। लियोनेल की चेतावनी सुनकर कैथरीन ने बिना भाव बदले अजीब सा सवाल किया, तुम इतने यकीन से क्यों कह रहे हो कि यह कॉबन ही था? लियोनेल को लगा कि कैथरीन अभी बहुत छोटी है और इंसानों की असली चालाक और खतरनाक फितरत को नहीं समझती। उसने फिर समझाया, मिस स्वॉन, इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। लोग पैसे के लिए अपने भाई बहनों तक को मार सकते हैं। इंसान सबसे खतरनाक प्राणी है। और मुझे पक्का इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि विसेंटे ने अपनी जिंदगी में एक सीक्रेट एलीट यूनिट बनाई थी। बाद में ये यूनिट कॉबन के हाथों में चली गई। आज जिस आदमी ने मुझ पर हमला किया, वह उसी यूनिट का सदस्य था जिसे मैंने पहले देखा है। विसेंटे के ज़माने में लियोनेल उसका सबसे भरोसेमंद आदमी था। उसने स्वॉन्स के कई आंतरिक मामलों को संभाला था और परिवार के बारे में गहराई से जानता था। कैथरीन को नहीं पता था कि उसके दादा के पास ऐसी कोई सीक्रेट यूनिट थी। लगता था दादा ने उससे बहुत सी बातें छिपाई थीं, लेकिन ये जानकारी उसके लिए काम आसान कर रही थी। अब उसे कम चीज़ों की जांच करनी पड़ेगी और वह सीधे अगली योजना पर ध्यान दे सकेगी। क्या कॉबन अब इतना बेताब हो गया था कि अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने लगा? उसे डर था कि कैथरीन शर्त जीतकर स्वॉन कॉर्पोरेशन पर काबिज हो जाएगी, इसलिए वह इंतजार नहीं कर पा रहा और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उसका पिता वाकई निर्दयी था और विसेंटे की निर्दयता को पूरी तरह अपना चुका था।
कैथरीन ने विसेंटे से वादा किया था कि वह स्वॉन्स के किसी भी सदस्य को नहीं मारेगी, लेकिन यह वादा उसने कभी नहीं किया था कि वह पलटकर वार भी नहीं करेगी। जब कॉबिन ने रिश्तों की परवाह किए बिना उसे मारने की ठानी थी, तो कैथरीन को भी उस पर रहम क्यों करना चाहिए। उसने हल्के से होंठ भींचे और उन्हें ऊपर उठाते हुए एक मोहक लेकिन डरावनी मुस्कान दी। पहली नज़र में यह मुस्कान बेहद आकर्षक लगती थी, लेकिन गौर से देखने पर खून जमा देने वाली थी। अच्छे से आराम करो, मैं अब चलती हूँ, ये कहकर कैथरीन कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही ऑड्री दौड़कर आगे आई और चिंतित होकर पूछी, कैथी, लिनेल ठीक है ना? वह ठीक है, कैथरीन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। ऑड्री ने राहत की सांस ली और कहा, लिनेल दादाजी का सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट है। वह सालों से उनके साथ है। उसे कुछ हो गया तो मुझे बेहद अपराधबोध होगा। कैथरीन ने आधी नज़र डालते हुए ऑड्री को गौर से देखा। ऊपर से उसकी नज़रें लापरवाह लग रही थीं, लेकिन असल में वह ऑड्री को ध्यान से परख रही थी। वह समझ गई कि ऑड्री को विसेंटे के लिए बहुत सम्मान था, जबकि जब ऑड्री को स्वॉन्स से निकाला गया था, तब विसेंटे ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। ये दिलचस्प था कि सब कुछ झेलने के बाद भी ऑड्री विसेंटे का इतना सम्मान करती थी। तुम दादाजी के लिए वफादार हो, उनकी कद्र के लोगों को तुम और भी ज्यादा इज्जत देती हो। कैथरीन की आवाज में हल्की चुटकी थी। ऑड्री कुछ पलों के लिए रुक गई, फिर बोली, कैथी, दादाजी से नाराज मत हो। हमारे इतने बड़े परिवार में उनके पास हर दिन न जाने कितने काम होते थे। उन पर बहुत दबाव था, लेकिन उन्होंने हमें चाहा। आखिरकार हम उनकी असली पोतियां हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? कैथरीन ने उसे खाली चेहरे से देखा और आलस भरे अंदाज में कहा, बस तुम खुश रहो। विसेंटे को कैथरीन से ज्यादा कोई नहीं जानता था। वह अच्छा दादा नहीं था, लेकिन एक बेहतरीन मुखिया और व्यापारी जरूर था। उसने स्वॉन कॉर्पोरेशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। परिवार के लिए वह कुछ भी कुर्बान कर सकता था। कैथरीन को बचपन में गांव भेजना भी उसी का हिस्सा था, लेकिन जब उसने अपनी प्रतिभा साबित की, तो वही विसेंटे खुद उसके पास आया, उसे सिखाया और स्वॉन कॉर्पोरेशन उसके हाथों सौंपने तक की कोशिश की। ये सब सिर्फ स्वॉन कॉर्पोरेशन के लिए था। यही था विसेंटे, एक संपूर्ण व्यापारी। लिनेल की हालत ठीक देखकर कैथरीन घर जाने को तैयार हुई। चूंकि लिंडा को चोट नहीं लगी थी, उसने अस्पताल का काम उसी पर छोड़ दिया और ऑड्री के साथ निकल गई। ऑड्री समझ नहीं पा रही थी कि कैथरीन इतनी जल्दी अस्पताल क्यों आई और इतनी ही जल्दी क्यों चली गई। कैथी, क्या हमें थोड़ी देर और रुककर लिंडा की मदद नहीं करनी चाहिए? कैथरीन ने हाथ जेब में डाले, सिर झुकाए और ठंडी नज़र से उसे देखा। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम लिंडा की मदद के लिए यहाँ क्या कर सकती हो? ऑड्री जवाब देना चाहती थी, लेकिन शब्द ही नहीं मिले। कैथरीन सही थी, लिंडा को उनकी मदद की जरूरत ही नहीं थी। उल्टा, ऑड्री रुकती तो उसके लिए और दिक्कतें खड़ी कर सकती थी। ये सच समझकर ऑड्री चुपचाप कैथरीन के साथ बाहर निकल गई। डंकन कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग में पैक्सटन खबर मिलते ही प्रेसिडेंट के ऑफिस में घुस आया। जब से कैथरीन सामने आई थी, उससे जुड़ी हर खबर लेवल 1 टास्क मानी जाती थी, जिसे तुरंत रिपोर्ट करना जरूरी था। अब पैक्सटन को समझ आ गया था कि अगर मुश्किल कैथरीन पर न होकर उसके करीबियों पर भी आए, तो उसे तुरंत मिस्टर डंकन को बताना होगा। दरवाजे पर दस्तक सुनकर ब्रैंडन ने किताब से सिर उठाया। उसका खूबसूरत चेहरा रोशनी में और भी निखरा। उसने गहरी आवाज में कहा, अंदर आओ। पैक्सटन ने देर न की और डेस्क के पास जाकर रिपोर्ट दी। मिस्टर डंकन, लिनेल पर हमला हुआ है। वो फिलहाल हॉस्पिटल में है, जान को खतरा नहीं है। ब्रैंडन की गतिविधि थम गई और उसकी काली, गहरी आंखों में ठंडा उजाला चमका। कमरे में उसकी डरावनी आभा फैल गई। पैक्सटन ने सिर झुका लिया। वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। मिस्टर डंकन, मिस स्वॉन सुरक्षित हैं। वह लिनेल से मिलकर आ चुकी हैं। ये सुनते ही कमरे का दबाव थोड़ा हल्का हुआ। पैक्सटन ने धीरे से राहत की सांस ली और मन ही मन खुद को बधाई दी कि वह बच गया। उसने मन में सोचा, लगता है मिस्टर
डंकन कैथरीन को मेरी सोच से कहीं ज्यादा महत्व देते हैं। ब्रैंडन के दिल में कैथरीन की जगह आम लोगों से कहीं ऊपर थी। ऑफिस का माहौल आज कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था, जिससे पैक्सटन हमेशा चौकन्ना रहा और रिपोर्ट देते समय बेहद सतर्क हो गया। उसे डर था कि कहीं कोई छोटी सी गलती ब्रैंडन को नाराज न कर दे और उसकी मुश्किलें न बढ़ा दे। सर, जांच करने पर पता चला है कि ये सब कॉबिन की सीक्रेट गार्ड टीम का काम है। ब्रैंडन की बर्फ जैसी ठंडी आंखें और गहरी हो गईं, उनमें से असीम अंधकार टपक रहा था। कैथरीन की सुरक्षा का इंतजाम करो, पैक्सटन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। जी, तुरंत। उसे भली भांति पता था कि कैथरीन की ब्रैंडन के दिल में कितनी अहमियत है। कैथरीन को जरा सी भी चोट, यहाँ तक कि उसके एक बाल तक को नुकसान पहुंचा, तो कासिया खून से लाल हो जाएगा। कासिया के बाहरी इलाके के सबसे मशहूर गोल्फ कोर्स पर एक कैडी बड़ा सा बैग उठाए सीधा कॉबिन की तरफ बढ़ा, जो गोल्फ खेल रहा था। वो धीरे से कॉबिन के पास रुका, सिर झुकाकर धीमी आवाज में बोला, मिस्टर स्वॉन, आदमी मरा तो नहीं, लेकिन उसकी टांग टूट गई है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कॉबिन का सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड खुद को कैडी के रूप में छिपाकर उसे रिपोर्ट देगा। खबर सुनकर कॉबिन ने अपनी आंखें सनकरी की और हरे मैदान की ओर घूरा। उसकी आंखों में अंधकार और चेहरा खतरनाक रूप से कठोर हो गया। ये काम अच्छा नहीं हुआ, है ना? उसकी आवाज शांत और कोमल थी, लेकिन उसके शब्दों से ऐसा लगा जैसे आसपास का तापमान अचानक गिर गया हो, जिससे पास खड़े आदमी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कैडी का शरीर हल्का सा जड़ हो गया। उसे मालूम था कि ये काम अधूरा रह गया है और अब दुश्मन चौकन्ना हो चुका है, जिससे कॉबिन की योजना बिगड़ सकती है। बॉल्डी की आंखों में झलकती हत्या की नीयत साफ दिख रही थी। उसने सिर झुकाकर कहा, ये मेरी लापरवाही है। क्यों न मैं आज रात अस्पताल जाकर उसे खत्म कर दूं? हम्फ। कॉबिन ने ठंडी सांस छोड़ी, उसके लहजे में गहरा असंतोष था। बॉल्डी, मैंने पहले ही तुम्हें घमंड से बचने की चेतावनी दी थी। लियोनेल को बूढ़े आदमी ने कई सालों तक महत्व दिया है। क्या तुम सच में सोचते हो कि वो इतना आसान है? विसेंटे बेहद निर्दयी इंसान था, जिसने कासिया के खूनी दौर में अपनी जगह बनाई थी। जो इतने साल उसके साथ रह पाया, वो कभी साधारण नहीं हो सकता। इसलिए कॉबिन ने ये काम बॉल्डी को सौंपा था, लेकिन उसने घमंड में लगभग पूरी योजना चौपट कर दी। अब लियोनेल को अस्पताल में जाकर मारने का विचार अव्यावहारिक था। एक तो कॉबिन कोई अनचाहा ध्यान नहीं खींचना चाहता था। दूसरा, उसे शक था कि अब तक दूसरी तरफ के लोग सतर्क हो चुके होंगे और उसे जाल में फंसाने का इंतजार कर रहे होंगे। बॉल्डी जल्दीबाजी में अपनी गलती सुधारना चाहता था, लेकिन अब उसे समझ आया कि ये इतना आसान नहीं है। उसने कहा, मिस्टर स्वॉन, अगर लियोनेल पर हमला कामयाब नहीं हुआ, तो क्यों न कैथरीन को आजमाऊं? कॉबिन ने सीधे जवाब नहीं दिया। कुछ देर चुप्पी छाई रही, सिर्फ पत्तों से टकराती हवा की सरसराहट सुनाई दी। फिर उसने धीरे से कहा, पहले किसी को आजमा कर भेजो। बॉल्डी एक पल रुका, फिर बोला, ठीक है। बॉल्डी के जाते हुए पीठ को घूरते हुए कॉबिन गहरी सोच में डूब गया। लियाना की बातों से उसे लगा था कि ब्रैंडन सचमुच कैथरीन में दिलचस्पी लेने लगा है और कई बार उसे बचाता भी रहा है। अगर ब्रैंडन सच में कैथरीन को लेकर गंभीर है, तो ये मामला और उलझ जाएगा और कॉबिन को लंबी रणनीति अपनानी होगी। अगले दिन, जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, कैथरीन रोज की तरह बाहर निकली। फर्क बस इतना था कि आज रात उसका ब्रायन और बाकी दोस्तों के साथ बारबेक्यू का प्लान था। ब्रायन ने उसे नए खुले रेस्तरां में चलने का न्योता दिया था। कैथरीन को याद आया कि उसने हफ्ते भर से बारबेक्यू नहीं खाया, तो उसने हामी भर दी। स्कूल गेट से बाहर निकलते ही उसे रोनन का मैसेज मिला, जिसमें गेम प्रोजेक्ट की प्रगति का जिक्र था। डंकन कॉर्पोरेशन वाला प्रोजेक्ट अब दूसरे चरण में पहुंच चुका था। कैथरीन रुक गई, दस्तावेज पर नजर दौड़ाए और सब याद करने के बाद मोबाइल जेब में रख दिया। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसे कुछ अजीब सी निगाहें अपने ऊपर महसूस हुईं।
उसने तिरछी नज़र से देखा और पाया कि कुछ संदिग्ध आदमी लगातार उसे घूर रहे हैं। ब्रायन ने जब कैथरीन को यूं खड़ा देखा तो धीरे से उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, बॉस? कैथरीन ने हाथ जेब में डाल रखे थे और बहुत ही कैजुअल अंदाज में बोली, अभी मुझे कुछ काम आ गया है, मैं बारबेक्यू पर नहीं जा पाऊंगी, तुम लोग चले जाओ। ब्रायन थोड़ा ठिठका, फिर कैथरीन का ठंडा चेहरा देखकर समझ गया। ठीक है बॉस, अगली बार चलेंगे। पीछे खड़े डेविड और बाकी अब भी उलझन में थे। अरे, हमने तो बारबेक्यू का प्लान बनाया था, अचानक क्यों बदल दिया? ब्रायन, कैथरीन को मनाओ ना। लेकिन ब्रायन ने डेविड को कॉलर से पकड़ा और खींचते हुए बाहर ले गया। कैथरीन अकेली घर जाने लगी। जैसे ही वो एक सुनसान गली में पहुंची, पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। कैथरीन शांत चेहरे के साथ आगे बढ़ती रही। गली के बीच पहुंचकर वो अचानक रुक गई। उसने तिरछी नज़र से देखा, दो काले जैकेट पहने आदमी गली के मुहाने पर खड़े थे, उसकी तरफ घूरते हुए। कैथरीन के चेहरे पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। उसने आलस से दीवार के सहारे खुद को टिका लिया, एक पैर आगे की दीवार पर टिकाते हुए। उसकी हर अदा में लापरवाही झलक रही थी, जैसे सामने वाले उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। गली के दूसरे छोर से दो और काले जैकेट वाले आदमी आ गए। कैथरीन ने उन्हें देखकर मन ही मन कहा, बुरा नहीं है, कम से कम इनकी ड्रेस तो एक जैसी है। चारों ने कैथरीन को बीच में घेर लिया। उन्होंने अपने कानों को छुआ, मानो किसी से आदेश ले रहे हों। जब उन्होंने हाथ नीचे किए तो उनकी आंखों में सख्ती झलक रही थी। वो धीरे धीरे कैथरीन की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, क्योंकि कैथरीन का शांत और लापरवाह अंदाज उन्हें असामान्य लग रहा था। इतने सालों में ये पहली बार था कि किसी लड़की ने ऐसी स्थिति में भी इतनी शांति बनाए रखी हो। सबसे अजीब बात ये थी कि कैथरीन एक नौजवान लड़की थी, फिर भी उसका व्यक्तित्व उन्हें सहजता से चुनौती देता महसूस हो रहा था। चारों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे कैथरीन को घेर लिया। उनकी नज़र में चार लोग एक लड़की पर भारी पड़ सकते थे। स्थिति का आकलन करने के बाद उन्होंने सीधा हमला करने का फैसला किया। लीडर ने चिल्लाकर कहा, अटैक। काले जैकेट पहने कुछ लोग कैथरीन पर हमला करने ही वाले थे कि अचानक चारों ओर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। वे चारों ठिठक गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। गली के सामने की ओर से ब्रायन अकड़ते हुए दो लड़कों के साथ अंदर आया, जबकि पीछे की ओर डेविड और उसके साथी खड़े होकर रास्ता रोक चुके थे। अब जाकर चारों हमलावरों को समझ आया कि कैथरीन इतनी शांत क्यों थी। उन्होंने सोचा था कि वो कैथरीन को घेर लेंगे, पर असल में कैथरीन ने ही उन्हें जाल में फंसा लिया था। फिर भी वे डरे नहीं। आखिर वो पेशेवर लड़ाके थे और सामने वाले तो सिर्फ छात्र। उन्हें लगा कि डरने की जरूरत ही नहीं। डेविड और बाकी लड़कों को अब समझ आया कि कैथरीन ने अचानक अपना प्लान क्यों बदला। असल में ये कमीने झगड़ा करने आए थे। उनके मन में ख्याल आया, सच में हिम्मत है तुम लोगों की, हमारे इलाके में आकर पंगा लेते हो। मरने का शौक है क्या? दोनों तरफ लोग लड़ाई को तैयार थे, लेकिन ब्रायन की नज़र सिर्फ कैथरीन पर टिकी थी, मानो आदेश का इंतजार कर रहा हो। बॉस, बहुत समय हो गया है लड़े हुए। उसकी आंखों में सच्चाई थी। कैथरीन से पंगा लेना यानी मौत को न्योता देना। कैथरीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रायन और उसके लोग लड़ना चाहते थे तो उसने उन्हें मौका दे दिया। उसने हल्का सा हम्मा किया, जेब से ब्रैंडन द्वारा दिया गया कैंडी निकाला, सफ़ेद लंबी उंगलियों से उसका रैपर खोला और मुंह में डाल लिया। संकेत पाते ही ब्रायन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने हल्का सा इशारा किया और डेविड व बाकी तुरंत समझ गए। अगले ही पल गली में चीखें गूंज उठीं। हड्डियों के टूटने चरमराने की आवाज़ें हवा में भर गईं। उन चारों को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये छात्र इतने ताकतवर साबित होंगे। ब्रायन और डेविड बाकी सबके साथ तालमेल में लड़े, ऊपर से इलाके का फ़ायदा भी उन्हीं के पास था। कुछ ही मिनटों में लड़ाई खत्म हो गई। ब्रायन और उसके साथियों ने चारों को पूरी तरह काबू कर लिया। लड़कों का गुस्सा फूट पड़ा।
हर किसी ने पूरी ताकत से मारा, उन्हें एक सांस लेने का भी मौका नहीं दिया और जमीन पर ढेर कर दिया। जब पक्का हो गया कि सामने वाले अब बिल्कुल भी लड़ने लायक नहीं बचे, तब ब्रायन के आदेश पर सब रुके। डेविड और बाकी अभी भी गुस्से में थे। वे कंधे झटक कर बोले, यार ब्रायन, इतनी जल्दी क्यों रोक दिया? अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। बहुत टाइम बाद ऐसी फाइट मिली है, आज तो जी भर के लड़ते। जमीन पर पड़े चारों के दिल धक धक करने लगे। क्या आजकल के छात्र इतने ताकतवर होते हैं? हम तो प्रोफेशनली ट्रेनिंग ले चुके हैं, फिर भी इन्हें नहीं हरा पाए। ब्रायन ने लीडर को कॉलर से पकड़कर आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हमें मिले। अगर कैथरीन खुद उतरी होती तो शायद ये सब जिंदगी भर लाचार हो जाते। लीडर ब्रायन की बात नहीं समझा और सोचा कि वो उसे डराने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। ब्रायन ने उसे जोर से फेंका, उसका सिर जमीन से टकराया। उसके संभलने से पहले ही ब्रायन ने उसकी पीठ पर पैर रखकर दबाया और ठंडी नजरों से बोला, बोल, तुम्हें भेजा किसने है? लेकिन चारों चुप रहे। उनकी ट्रेनिंग थी, जो जरूरी है वही बोलो, वरना खामोश रहो। ये देखकर ब्रायन और डेविड फिर से उन्हें पीटने ही वाले थे कि तभी कैथरीन आगे बढ़ी। ब्रायन और बाकी तुरंत दो कतारों में बंट गए ताकि कैथरीन सामने आ सके। उसका व्यक्तित्व किसी बड़े नेता जैसा लग रहा था। चारों ने ऊपर देखा, कैथरीन हाथ जेब में डाले खड़ी थी, चेहरा अकड़ और रौब से भरा हुआ। पीछे ब्रायन और बाकी पूरे आदर के साथ झुके खड़े थे। ये देखकर हमलावरों को अजीब लगा, लेकिन डर और भी गहरा हो गया। अगर ये ताकतवर लड़के कैथरीन के सामने इतने आज्ञाकारी हैं, तो खुद कैथरीन कितनी खतरनाक होगी। कैथरीन ने लीडर की ठुड्डी अपनी उंगली से ऊपर उठाई, पूरी दबंगई के साथ। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, बस जाकर एक पैगाम पहुंचा देना। लीडर हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि कैथरीन क्या करने वाली है, लेकिन अचानक एक बेचैनी उसके दिल में घर कर गई। कैथरीन ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अपने पीछे वाले को कहो, चाहे जो हो, खुद मेरे पास आए। मैं यहीं इंतजार करूंगी। ये कहते ही उसने जोर से ठोकर मारी। लीडर की जबड़ा हिल गया और वो दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। कैथरीन ने सिर घुमाकर ऊपर बाईं ओर देखा और बोली, अब भी बाहर नहीं आओगी? सबकी नजर उसी दिशा में गई। तभी यसीनिया ने झेपते हुए सिर बाहर निकाला और बोली, हाय एवरीवन। ब्रायन ने गुस्से से घूरा, नीचे उतरो, लड़की होकर दीवार चढ़ती हो, तहजीब कहाँ गई तुम्हारी? ब्रायन के गुस्से की परवाह किए बिना यसीनिया नीचे कूद आई और सीधे कैथरीन के सामने जाकर खड़ी हो गई। ब्रायन उसे सबक सिखाना चाहता था, मगर यसीनिया की नजरें सिर्फ कैथरीन पर थीं, जिससे ब्रायन और भी चिढ़ गया। वैसे भी ब्रायन उसे मार तो सकता नहीं था। अगर उसने ऐसा किया तो यसीनिया जाकर बूढ़े आदमी से शिकायत कर देती और भुगतना ब्रायन को ही पड़ता। तभी डेविड ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। बॉस कैथरीन, ये लोग तो निपट गए, अब क्यों न बारबेक्यू चलते हैं? फाइट के बाद भूख भी लग गई है, मजा आएगा। ब्रायन उसे डांटना चाहता था, सारा ध्यान बस खाने पर ही रहता है। लेकिन कैथरीन ने हामी भर दी, अच्छा आइडिया है। यसीनिया भी बोली, मैं भी चलूंगी। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने पूछे बिना बोल दिया है। उसने झेपते हुए पूछा, कैथरीन, क्या तुम मुझे आने दोगी? कैथरीन ने भौं उठाकर उसे देखा और गंभीरता से पूछा, बीफ ब्रिस्केट विथ स्पाइसी सॉस। ये सुनकर यसीनिया कांप गई, चेहरा पीला पड़ गया। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने जल्दी से कहा, ठीक है, स्पाइसी चलेगा। उसका चेहरा देखकर किसी को भी लगता कि वो बलिदान देने जा रही हो। कैथरीन ने सिर हिलाकर मंजूरी दी। यसीनिया इतनी खुश हुई कि लगभग कूद पड़ी। थैंक यू कैथरीन। सब साथ मिलकर गली से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे निकास के पास पहुंचे, कैथरीन अचानक रुकी और दाईं ओर देखा, लेकिन बस एक झलक डाली और आगे बढ़ गई।